अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी पिछली वीडियोस के अंदर हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है उनको क्विकली रिवाइज कर लेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी इतना टाइम नहीं है या उनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं, तो वो एक एक वीडियो को अलग अलग देखने के बजाय इस एक ही वीडियो के अंदर सारी वीडियोस को कंबाइन कर दे, ताकि वो क्विकली अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देख चुके हैं और सिर्फ अभी रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से वो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो दो हमारे मेन टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हमने यूटिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है और उसकी कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के टॉपिक को देखा था, जिसके अंदर हमने ऑर्डिनल और कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू फाइंड किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। तो ये जो दो मेन टॉपिक्स थे हमारे, इनके अंदर जो जितने भी फर्दर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे उनको वन बाय वन हमने वीडियोस के अंदर कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनको क्विकली कंबाइन कर देंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट्स इनको सिर्फ कम टाइम के अंदर रिवाइज करना चाहते हैं वो इस एक ही वीडियो के अंदर देख के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। इसके अंदर जो हमने फर्दर टॉपिक्स पढ़े थे वो कौन कौन से हैं। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। कोई भी इंडिविजुअल कोई भी गुड या सर्विस कंज्यूम करता है, उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी इंडिविजुअल को कोई मतलब बहुत भूख लगी हो या प्यास लगी हो, तो उसके बाद जो वो पानी पिएगा या खाना खाएगा उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिलिटी एक क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। उसको हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई गुड कंज्यूम की तो उससे हमें इतने पैसों की सेटिस्फैक्शन मिली। तो अब इसके लिए फर्दर आगे हमारे पास दो अप्रोचेज हैं कि हम किस तरह यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दो अप्रोचेज हैं, सबसे पहली अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच क्या है, कॉर्डिनल अप्रोच। तो जो ऑर्डिनल अप्रोच का फिनोमेना था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया था आरजे एलन और हिक्स ने। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो गुड्स हो हमारे पास, तो उनके दरमियान हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक गुड से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और दूसरी से उसकी निस्बत कम मिल रही है। तो इस तरह हम रैंक कर सकते हैं कि जो जिस गुड से हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है उसका मतलब उस गुड को इंडिविजुअल रैंक कर रहा है नंबर 1 के ऊपर, और जिससे कम मिल रही है उसको रैंक कर रहा है नंबर 2 के ऊपर। मतलब हम यूटिलिटी को रैंक कर रहे हैं कि किस गुड से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें BMW कार और टोयोटा करोला की, तो जो हमारे पास BMW कार है अगर वो फेवर करेगा इंडिविजुअल उसको ज़्यादा, तो इसका मतलब उससे उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है और उसको वो रैंक करे नंबर 1 पे। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव मेजर है। इसको हम मेजर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे हम किसी भी इंडिविजुअल की हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते यूनिट्स के अंदर, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल ने कोई गुड कंज्यूम की तो उससे उसको इतने पैसों की सेटिस्फैक्शन मिली। तो ये ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे पास कॉर्डिनल अप्रोच आ जाती है। कॉर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जो एक वो हमारे पास होते हैं अल्टरनेटिव मेजर, ये एक अल्टरनेटिव मेजर है ऑर्डिनल अप्रोच की, और इसके अंदर हम जो यूनिट यूज करते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, यूटिल्स। यूटिल्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास यूटिलिटी होगी उसको हम किस तरह मेजर करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल जो भी मतलब प्राइस पे करेगा किसी गुड को कंज्यूम करने के लिए, वो हमारी क्या होगी, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइस है कोई भी इंडिविजुअल जो पे कर रहा है वो किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड। अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है अगर वो इक्वल हो जाती है उस प्राइस के जो उसके लिए पे कर रहे हैं,
तो इसका मतलब कि इतने जो जितनी वो प्राइस पे कर रहा है उतनी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मतलब हम यूटिलिटी को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जितनी वो प्राइस पे कर रहे हैं उसको उतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक पिज़्ज़ा स्लाइस की, अगर एक पिज़्ज़ा स्लाइस की प्राइस है हमारे पास यहाँ पे 30, तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस पिज़्ज़ा स्लाइस को कंज्यूम करने से वो कितनी है, 30 यूटिल्स की, क्योंकि उसकी प्राइस वो कितनी पे कर रहा है, 30। तो जितनी वो प्राइस पे करेगा उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, यूटिलिटी होगी। जैसे अगर वो 30 प्राइस पे कर रहा है तो इसका मतलब 30 यूटिल्स की उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल जो उसकी प्राइस पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। आगे फर्दर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है यूटिलिटी की वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूटिलिटी की डिफरेंट टाइप्स है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो यूटिलिटी की टाइप है हमारे पास वो क्या है, टोटल यूटिलिटी। दूसरी क्या है, एवरेज यूटिलिटी। और तीसरी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बेसिकली इसको हम अगर सिंपल एक हिंट के तौर पे याद रखना चाहिए तो इसे हम क्या कहते हैं, सम। मतलब जैसे जैसे हम जो यूनिट्स हैं वो फर्दर कंज्यूम करते जाएंगे, उनको अगर जो हमें सेटिस्फैक्शन उनसे जो मिल रही होगी, यूटिलिटी जो मिल रही होगी, उनको हम ऐड करते जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। जैसे यहाँ पे हम टेबल के अंदर देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिली 10 यूनिट्स की मिली। फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे जो यूटिलिटी मिली थी वो बेसिकली क्या थी, 8 यूनिट्स की। लेकिन उसके अंदर हमने प्रीवियस जो 10 थी उसको भी ऐड कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, 18। तो ये क्या होगी, टोटल यूटिलिटी। इसी तरह जब थर्ड कंज्यूम किया तो हमें जो मिल रही थी यूटिलिटी वो बेसिकली क्या थी, 6 यूनिट्स की। अब उसमें हमने प्रीवियस 18 को भी ऐड कर दिया तो 24 बन गया। इसी तरह जब हम सम करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी। और नेक्स्ट जो हमारे पास एवरेज यूटिलिटी है वो बेसिकली क्या होती है, पर यूनिट यूटिलिटी। मतलब अगर आपने एक कोई भी गुड थी उसका 1 यूनिट कंज्यूम किया उससे जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, फिर दूसरा यूनिट कंज्यूम किया उससे जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, हम इनको अलग अलग करते हैं। हम ये नहीं इसको सम नहीं करते, हर यूनिट के ऊपर जितनी जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इसका बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, हम टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज यूटिलिटी। तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, टोटल यूटिलिटी, और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। तो अगर हम 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज यूटिलिटी, जो कि क्या है 10। इसी तरह जब हमारे पास सेकेंड यूनिट होगा, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है हमारे पास 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास एवरेज यूटिलिटी क्या आ जाएगी, 9। इसी तरह 24 को 3 से, 28 को 4 से, 30 को 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज यूटिलिटी। तो जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी एडिशनल यूनिट किसी भी गुड का जो आप कंज्यूम करोगे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ऑलरेडी आप किसी भी गुड के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर चुके, जैसे आपको बहुत प्यास लगी है, आपने पानी का 1 गिलास पिया, फिर दूसरा पिया, फिर जब तीसरा आप एडिशनल गिलास पियोगे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये हमारे पास इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम टेबल में देख लेते हैं कि किस तरह हमने ये फाइंड किया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी क्या थी, 18 सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे, और फर्स्ट यूनिट पे क्या थी, 10। जब हम इसका चेंज निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, और इसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन क्वांटिटी से तो 2 - 1 आ जाएगा। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई, 8। और इसी तरह जब हमारे पास इस पे आ जाएंगे, हम 24 माइनस करेंगे 18 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 - 2 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई, 6। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं और इनके फॉर्मूलाज और किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो हम क्विकली देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है वो क्या आ सकता है कि जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो उसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है, हम देख लेते हैं कि जो
हमारे पास ये पॉइंट है टोटल यूटिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम है, वहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। मतलब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। ये जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है ये अपवर्ड इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि विद ईच एडिशनल यूनिट जब हम इसका सम करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि ये डाउनवर्ड जाते हुए ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि विद ईच एडिशनल यूनिट जो इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कम मिलती है। यहाँ पे जो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? लॉ ऑफ डीएमयू का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स आप ए गुड कंज्यूम करोगे, उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो कम होती जाएगी। किस तरह? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी की। हमें बहुत प्यास लगी और हमने पहला ग्लास पानी का पिया, जो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिली वो ज़्यादा थी क्योंकि हमें प्यास ज़्यादा लगी थी। इससे जो और जब हमारी प्यास बुझेगी तो हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। फिर एक और आप गिलास पानी का लेते हो तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी पहले ग्लास से थी। इस तरह जब आप थर्ड ग्लास पीते हो तो उससे जो है आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो उससे भी कम होती जाएगी। तो इस तरह लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है? कम होती जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले एमसीक्यू है, जब टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी, मतलब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। ये मैक्सिमम के बाद ये क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस होने लग जाएगी। इसी तरह जब हमारे पास जो जहाँ पे ये जो टोटल यूटिलिटी है ये डिक्रीज होना शुरू होगी, हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है वो जब मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है और टोटल यूटिलिटी अपवर्ड क्यों जा रही है। इसी तरह लॉ ऑफ डीएमयू को हमने देख लिया कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड कंज्यूम करेंगे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास अजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू की, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? हर जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की थ्योरी है या लॉ है उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही होंगी तो इसका मतलब जो अगर वो वायलेट होंगी तो वो लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो जो हमारे पास लॉ ऑफ डीएमयू की कुछ अजम्पशंस जो बेसिक है हम वो देख लेते हैं कि जो हमारे पास कोई भी गुड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो है वो साइज सूटेबल होना चाहिए। मतलब वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम उसे कंज्यूम करें तो हमें पता ही नहीं चले सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़े। इसी तरह जो हमारे पास कोई भी हम चीज़ कंज्यूम करेंगे उसकी कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अभी हमने एक गिलास पानी का अभी पी लिया फिर दूसरा हम 3-4 घंटे के बाद पिए तो हम कहेंगे हमें तो सेटिस्फैक्शन सेम मिल रही है। इसी तरह जो कोई भी हम गुड कंज्यूम करेंगे उसका जो टेस्ट है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी पेस्ट्री या फिर कोई भी केक का पीस कंज्यूम कर रहे हो तो वो सेम बेकरी का होना चाहिए और सेम केक का पीस होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक पेस्ट्री एक बेकरी की और दूसरी किसी और फ्लेवर की और किसी और बेकरी की हो, तो उससे भी जाहिर सी बात है आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। तो इस तरह जो मतलब जो यूनिट्स हैं वो जो मतलब अगर हम देख लें जो साइज है या फिर जो भी आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए। अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हो तो आपने पहला गिलास वो जो है वो एक गिलास के अंदर कंज्यूम किया और दूसरा आप बॉटल के अंदर कंज्यूम करोगे तो उससे भी क्या होगा, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो कुछ जो अजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर इनका होना ज़रूरी है। अगर ये होल्ड नहीं करेंगी तो ये लॉ भी अगर ये वायलेट करेंगे तो ये लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इसके रिलेशनशिप को जो शो करता है और लॉ ऑफ डीएमयू और उसकी अजम्पशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, अब हम उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर हमने देखा था कि कंज्यूमर बेसिकली कौन होता है, कोई भी ऐसे इंडिविजुअल जो किसी गुड को कंज्यूम करता है, उसको परचेज करता है और उसको कंज्यूम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ नो चेंज। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो उसकी लिमिटेड इनकम है उसको वो स्पेंड कर रहा है किसी भी कोई भी जो गुड्स है जो उनको परचेज करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है
अपनी इनकम को यूटिलाइज करते हुए। तो वो पॉइंट जहाँ पे उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी और वो जितनी उसकी इनकम थी वो एंटायरली स्पेंड हो रही है, उसके बाद वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उस पॉइंट को कंज्यूमर क्या करना चाहेगा, चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड करते हुए उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जितनी चाहिए थी उतनी मिल रही है। तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम किस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आगे हमारे पास फर्दर दो अप्रोचेज हैं, सिंगल आर वन कमोडिटी अप्रोच, आर टू कमोडिटी अप्रोच। तो यहाँ पे हमारे पास जो वन कमोडिटी अप्रोच है उसके अंदर क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी इंटायर इनकम को किसी एक गुड के को परचेज करने के लिए स्पेंड कर रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, वन कमोडिटी अप्रोच। मतलब जितनी भी उसकी इनकम है वो स्पेंड कर रहा है किसी एक गुड को यूटिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है, जो हमने पीछे जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास जो यूटिलिटी है, जो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, जो हम उस गुड की प्राइस पे कर रहे होंगे वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी गुड, कोई भी गुड एक्स है, उसके लिए जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल। तो उसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हमारे पास आगे फर्दर इसकी दो कंडीशंस और आ जाती हैं कि अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर होगी तो उसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी वो ज्यादा होगी। तो सेटिस्फैक्शन जब किसी भी गुड से उसको ज्यादा मिलेगी, गुड एक्स, तो जब उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी तो वो इंडिविजुअल क्या कर देगा, उस गुड की कंजम्पशन को बढ़ा देगा। जब वो कंजम्पशन को बढ़ा देगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी गुड की जो मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन है फिर हमें कम मिलने लगती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, जो भी गुड उसके पास जितनी ज्यादा होगी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब उसने कोई गुड कंज्यूम की, उसकी कंजम्पशन को बढ़ा दिया, उसकी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे अप्लाई हुआ। और लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब वो क्या करेगा, उसको उससे सेटिस्फैक्शन उसकी कम हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन जो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दोबारा वो किस पॉइंट पे आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसी तरह जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेस होगी प्राइस से, तो उसका क्या मतलब है कि जो भी कोई इंडिविजुअल किसी गुड की प्राइस पे कर रहा है उससे, उसके बदले में उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस गुड से वो कम मिल रही है, लेकिन उसको प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है। मतलब जो गुड है वो क्या है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है उसको, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल क्या करेगा, उस गुड की कंजम्पशन को कम कर देगा। जब गुड की कंजम्पशन को कम कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास अगेन लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। और लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब कोई गुड किसी इंडिविजुअल के पास कम क्वांटिटी में होगी तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, और सेटिस्फैक्शन के ज्यादा होने की वजह से अगेन उसको वो ज्यादा लेना चाहेगा। तो इसी तरह फिर वो क्या करेगा, दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल कमोडिटी अप्रोच के थ्रू हम इस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे टेबल के थ्रू भी देख लेंगे कि किस तरह हम फाइंड करते हैं। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, टू कमोडिटीज अप्रोच को भी देख लेते हैं। टू कमोडिटीज अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी इंटायर इनकम को किसी दो गुड्स की कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करना चाह रहा है। मतलब उसके पास एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, तो इक्वली वो उनको अपनी इनकम को डिवाइड करना चाह रहा है बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स है और गुड वाई है। तो यहाँ पे जो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी गुड एक्स से और उसके लिए जो प्राइस पे कर रहा है वो इक्वल हो जाएगी जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, और उसके लिए जो प्राइस वो पे कर रहा है उसके इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम आगे फर्दर इसके भी दो केसेस को देख लें कि जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है वो ज्यादा होगी वाई से, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो इंडिविजुअल क्या कर देगा, अपनी कंजम्पशन बढ़ा देगा एक्स की। जब वो कंजम्पशन एक्स की बढ़ा देगा तो अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स जब वो कंज्यूम करेगा तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी
वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, और कंज्यूमर क्या आ जाएगा, दोबारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा केस देख लें कि जब हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है वो ज़्यादा होगी एक्स से, तो उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल जो कंजम्पशन है बढ़ा देगा वाई की, तो वाई की जब कंजम्पशन बढ़ाएगा तो सेम वही प्रोसीजर होगा जो एक्स के साथ हुआ, तो दोबारा से वो कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू। इस तरह ये दो अप्रोचेस को यूज करके, इनको हम डिटेल में ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को यूज करते हुए हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को देख लेते हैं कि वो क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम देख लेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा वन कमोडिटी अप्रोच है उसका ग्राफ को एक दफा देख लेंगे ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मजीद। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी अप्रोच के थ्रू, टेबल की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमने ले ली और प्राइस ले ली। प्राइस किसी भी गुड की हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 किसी भी गुड की। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्यों डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमने ले ली कि हर यूनिट के ऊपर कितनी आ रही है, और जो हमारे पास प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है। इससे ऊपर क्या हो रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा है और प्राइस क्या है उसकी कम है। तो ये वाला केस भी हम देख चुके हैं। और इससे नीचे क्या है कि प्राइस जो है वो हमारे पास ज्यादा है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मिल रही है, उसको कम मिल रही है। तो इस तरह ये हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया जिसके थ्रू हमने देख लिया कि किस तरह हम वन कमोडिटी अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डिटेल के अंदर देख लेते हैं कि उसके थ्रू हम किस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखने से पहले जरूरी है कि हमें पता हो कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है या फिर बजट लाइन क्या होती है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं टू गुड्स के, उनको शो करता है। जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनके दरमियान इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिफरेंट होता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन है एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो इंडिविजुअल को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे हम कोई भी दो गुड्स की एग्जांपल ले लें, जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस की एग्जांपल ले लें हम, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व वो जो है वो इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे ऊपर पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे दोनों गुड्स के, लेकिन इन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इनके अंदर क्या होगा, किसी कॉम्बिनेशन के अंदर ऑरेंजेस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसी के अंदर एप्पल की ज्यादा होगी, लेकिन जो टोटल ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा हर पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। तो इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के शो करता है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिफरेंट होता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे। अगर वो यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेगा तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, ऑरेंजेस ज्यादा होंगे और एप्पल्स कम होंगे। अगर वो ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते तो यहाँ पे एप्पल ज्यादा होंगे और ऑरेंजेस कम होंगे, लेकिन जो ओवरऑल टोटल जो क्वांटिटी होगी दोनों गुड्स की वो क्या होगी, सेम होगी दोनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर। इसलिए इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की, वो क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से शो करते हैं। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, वो रेट होता है जहाँ पे हम दो गुड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे एप्पल एंड ऑरेंजेस है, अगर इंडिविजुअल इंक्रीज करना चाहता है कंजम्पशन ऑरेंजेस की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एप्पल को कम करना पड़ेगा।
तो अगर वो एप्पल को कम करता है ऑरेंजेस को इंक्रीज करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम बेसिकली हम किस तरह शो करते हैं, चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, मतलब कितना वो कितनी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस कर रहा है कितनी क्वांटिटी को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वो एप्पल है तो एप्पल कितनी एप्पल वो सेक्रीफाइस कर रहा है एक ऑरेंज या एक से ज्यादा ऑरेंजेस को गेन करने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिकली किसको शो करता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हम इंडिफरेंस मैप के ऊपर आ जाते हैं। इंडिफरेंस मैप के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, जब एक ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये 2 हो जाएगा और ये 3, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको इंडिफरेंस कर्व मैप। जब हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को शो करेंगे एक ग्राफ के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व मैप। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास MRS है वो डिमिनिशिंग है। MRS डिमिनिशिंग का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल अगर ऑरेंज को बढ़ाना चाहता है, अगर वो उसके पास 0 ऑरेंजेस है और वो चाहता है कि वो एक ऑरेंज पहले ले फिर दूसरा ले, तो दूसरा ऑरेंज लेने के लिए उसे कितने एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि पहला ऑरेंज मतलब एक अगर वो ऑरेंज बढ़ाना चाह रहा है, उसके लिए उसको जो है यहाँ पे 7 एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर उसको थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे उसने सेकेंड यूनिट लिया, वो थर्ड ऑरेंज लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो थर्ड ऑरेंज लेना चाह रहा है तो पहले उसने 7 एप्पल सेक्रीफाइस किए, उसके बाद उसको दोबारा कितने करने पड़ेंगे, 6, फिर नेक्स्ट फोर्थ लेने के लिए वो कितने सेक्रीफाइस करेगा, 5, फिर फिफ्थ लेने के लिए 4 करेगा। तो इस तरह जो हमारे पास रेट है ना जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ये डाउनवर्ड आते हुए कम होता जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं और एप्पल कम हो रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे ऑरेंजेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ TMU अप्लाई होगा और वो क्या करेगा, अपनी जो इनका सेक्रीफाइस है एप्पल्स का कम कर देगा, क्योंकि इसके पास एप्पल कम होते जाएंगे और ऑरेंजेस ज्यादा होते जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो MRS है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। MRS के डिमिनिशिंग होने की वजह से, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो स्लोप है वो जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनेगा। अगर हमारे पास दूसरे केसेस जैसे हम ले लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे MRS हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज ना आ रहा हो, जैसे अगर वो पहले एक ऑरेंज लेने के लिए 7 सेक्रीफाइस कर रहा है एप्पल, तो फिर नेक्स्ट में भी 7 सेक्रीफाइस करेगा, फिर थर्ड में भी, तो ये हमारे पास MRS कांस्टेंट होगा। MRS अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास, और अगर MRS इंक्रीजिंग होगा तो इसमें हमारे पास क्या बनेगी, कनकेव टू द ओरिजिन शेप बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों करता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है दो गुड्स के दरमियान। ऑरेंजेस को इंक्रीज करने के लिए उसको एप्पल को जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से वो स्लोप करता है डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक इंडिफरेंस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ये एक इंडिफरेंस कर्व ले लेते हैं और एक ये है, ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये B हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, C पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट A है वो ग्रेटर B है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A या फिर यहाँ पे हम एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं A B C। अब A और B सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। B और C सेम के ऊपर है तो वो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होना तो क्या चाहिए, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू C। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, A इज इक्वल टू C नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने यही है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। क्यों? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हमारे पास क्या होती है कि इंडिविजुअल हमेशा वो वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा
जिसके अंदर जो गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे आप किसी स्टोर पे जाएं तो आपके जो पैसे हैं वो सेम लग रहे हैं, सेम प्राइस के अंदर आपको ऐसी गुड मिल रही है। 2 बास्केट्स हैं, एक बास्केट के अंदर क्वांटिटी उन्हीं गुड्स की कम है, लेकिन दूसरी बास्केट के अंदर कोई ऑफर लगी हुई है 20% एक्स्ट्रा की। तो आप कौन सी प्रेफर करोगे? हमेशा वो प्रेफर करोगे जिसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है और प्राइस आपको सेम पे करनी पड़ रही है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई है इंडिफरेंस कर्व की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन बेसिकली क्या होती है कि जो हमारे पास कोई भी 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है उनको शो करती है, जहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है, उनके ऊपर जो हमें पैसे पे करने पड़ रहे हैं, जो उसकी प्राइस पे करनी पड़ी है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो इक्वल हो जाएगी इंडिविजुअल की इनकम के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी 2 गुड्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मूवी टिकट्स की और टी शर्ट्स की। अब हमारे पास मूवी टिकट्स की यहाँ पे प्राइस कितनी है? 7 पर टिकट है और टी शर्ट्स की प्राइस 14 पर टिकट है। और इंडिविजुअल की जो इनकम है हमारे पास वो क्या है? $56। तो इसकी मूवी टिकट की प्राइस यहाँ पे हमारे पास क्या है? $7 और टी शर्ट्स की प्राइस क्या है? $14। तो जब इंडिविजुअल को जो कॉस्ट है दोनों की वो सेम होगी उसकी इनकम के, तो उसे हम क्या कहेंगे? बजट लाइन। जैसे अगर वो कोई इंडिविजुअल अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करना चाह रहा है मूवी टिकट्स के ऊपर, वो कोई टी शर्ट खरीदना नहीं चाह रहा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो कितने यूनिट्स, जितने वो यूनिट्स परचेज कर सकते हैं इस इनकम के अंदर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो 7 उसकी प्राइस है, तो कितने वो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब 8 वो यूनिट ले मूवी टिकट्स के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसकी इनकम के, $56 की। इसी तरह अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड करता है टी शर्ट्स के ऊपर, वो कोई मूवी टिकट नहीं खरीदता, तो वो इस इनकम के अंदर और इस प्राइस के ऊपर कितनी टी शर्ट्स खरीद सकता है? 4 टी शर्ट्स, ताकि उसकी इनकम इंटायरली यूज हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? बजट लाइन। तो हमारे पास जो बजट लाइन इक्वेशन है वो किस तरह बनती है? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू इनकम। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इंडिविजुअल की इनकम क्या थी? $56 और P1 हमारे पास एक गुड है मूवी टिकट्स और उसकी प्राइस क्या है? 7 मल्टीप्लाई अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड करता है मूवी टिकट्स के ऊपर, तो वो 8 यूनिट्स जितनी वो क्वांटिटी लेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरी गुड की प्राइस क्या है? 14 मल्टीप्लाई अगर वो कोई यूनिट उसका कंज्यूम नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या बन गई है? बजट लाइन। अब इसी तरह हमारे पास जो बजट सेट है वो क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम एक बजट लाइन बना के देख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारे पास क्या है? एक बजट लाइन आ गई है और ये शो करिए 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को, ऐसी गुड्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट इक्वल होती है इनकम के। तो यहाँ पे अगर हम मूवी टिकट्स या यहाँ पे हम टी शर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो इस अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? हमारे पास फिजिबल तो हैं लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल की इंटायर इनकम स्पेंड नहीं हो रही, वो कम इनकम स्पेंड कर रहा है और उसके अलावा जो उसकी इनकम है वो बच रही है। इनकम को अगर वो इंटायरली यूज करेगा तो वो हमारे पास बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन आएंगे जिनमें ऑप्टिमल भी होंगे वो पॉइंट्स और उसके अलावा क्या होगा? फिजिबल भी होंगे। तो इसके अलावा वो वाले पॉइंट्स जो मतलब इसके बाहर होंगे ये फिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इन सारे पॉइंट्स को ले सके। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो फिजिबल तो हैं लेकिन ऑप्टिमल नहीं है। तो जो हमारे पास बजट सेट है वो बेसिकली क्या कहता है कि ये उन पॉइंट्स को शो करता है जो ऑलरेडी बजट लाइन के ऊपर तो हैं, लेकिन उसके अलावा उन पॉइंट्स को भी शो करता है जो मतलब ऑप्टिमल तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है। ये बजट लाइन के अंदर वाले पॉइंट्स को भी शो करेगा। इसलिए जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो लेस देन आर इक्वल टू इनकम बनेगी, क्योंकि अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड नहीं भी कर रहा तो भी इन पॉइंट्स को वो कंसीडर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, वो यही है बेसिक के स्लोप्स डाउनवर्ड करता है। डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? क्योंकि जो 2 गुड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप है। मूवी टिकट्स को बढ़ाने के लिए या टी शर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके अलावा बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास इसकी स्लोप है, स्लोप बेसिकली इसकी क्या है? प्राइस रेशो Px डिवाइडेड बाई Py। तो ये जो हमारे पास प्राइस रेशो है ये इसकी स्लोप को शो करती है। तो जो हमारे पास ये रेशो है ये सेम रहेगी थ्रू आउट। अगर हमारे पास यहाँ पे मूवी टिकट्स की प्राइस 7 है और टी शर्ट्स की प्राइस 14 है तो ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर ये 14 है और ये 7 है तो मतलब अगर इंडिविजुअल अपनी टी शर्ट्स जो है वो बढ़ाना चाहता है तो उसको 2 मूवी टिकट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी एक टी शर्ट लेने के लिए।
तो ये जो रेट है ये थ्रू आउट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। तो इसलिए हमारे पास जो बजट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को यूज करते हुए किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन। जब दो चीजें ये हमारे पास होंगी तो हम फाइंड कर सकते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। किस तरह फाइंड कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किस पॉइंट के ऊपर होगा, जहां पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इक्वल आ जाएगी स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप इंडिफरेंस कर्व की है वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई जो भी दो गुड्स है हमारे पास उनका, और उसके अलावा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो किसके इक्वल है, प्राइस रेशो जो कि पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए, तब जाके हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास दो गुड्स हैं, कोई भी दो गुड्स हमने ले ली, मूवी टिकट्स और टी शर्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे मूवी टिकट्स आ गई, एक्स एक्सिस पे टी शर्ट्स आ गई। ये हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस मैप आ गया, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो अब हमें पता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट क्या आ जाती है जो कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है, वो क्या है, बजट कंस्ट्रेंट। बजट की वजह से वो क्या करता है कि उसको अपनी जो इनकम है उसके अंदर रह के जो उसकी एक्सपेंसेस हैं उनको मेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हायर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स तो हैं लेकिन फिजिबल नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम इतनी नहीं है। तो इसलिए इंडिविजुअल वो वाला पॉइंट देखेगा जहाँ पे उसकी इनकम जो है वो फुली यूटिलाइज हो रही हो, जो भी उसकी लिमिटेड इनकम है, और उसके अलावा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रही हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ के अंदर है वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट सी, मतलब ये वाला। उसके अलावा ये पॉइंट ए और बी ये भी पॉसिबल है कि ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 है, लेकिन इंडिविजुअल हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व भी मिल रहा है, उसकी जो इनकम है वो भी फुली यूटिलाइज हो रही है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है। तो इसलिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सी के ऊपर। इसके अंदर जो कर्व के अंदर हमारे पास पॉइंट्स है वो भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्टिमल पॉइंट्स नहीं है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाएगा, सी के ऊपर। अब हम इसको टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है। अब जैसे हम टी शर्ट्स और मूवी टिकट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमारे पास अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अब वो क्या करना चाह रहा है, टी शर्ट्स भी लेना चाह रहा है और मूवी टिकट्स भी। अगर वो 1 यूनिट टी शर्ट का लेता है तो उसके पास जो मूवी टिकट्स हैं वो कितनी ले सकते हैं, 28। और इसी तरह अगर हम वो फर्दर आगे एक और यूनिट बढ़ाना चाहता है टी शर्ट्स का, तो उसको कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी, मूवी टिकट्स 7y, ये हमारा क्या है, MRS है। इसी तरह ये जो फर्दर हमने कॉम्बिनेशन है वो बना लिए हैं सारे। अब यहाँ पे हमारे पास ये MRS आ गया। प्राइस रेशो क्या है कि अगर जो हमारे पास मूवी टिकट है उसकी प्राइस क्या है, $1, और जो हमारे पास टी शर्ट्स है उनकी प्राइस क्या है, $5। तो इसका मतलब इंडिविजुअल को एक टी शर्ट लेने के लिए 5 जो है हमारे पास मूवी टिकट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन ये रेशो इसको शो कर रहा है। तो अगर ये हमारे पास वो वाला कहाँ पे आएगा जहाँ पे हमारे पास MRS इज इक्वल टू आ जाएगा प्राइस रेशो। तो ये हमारे पास पॉइंट डी के ऊपर है जहाँ पे हमारे पास प्राइस रेशो और MRS एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इससे ऊपर और नीचे अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो आ गया ना फर्दर सिचुएशंस है, कंडीशन, मतलब जो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है सिचुएशन और सिचुएशन 3 है। अब जब हमारे पास MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो होगा तो उसका क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी गुड एक्स से वो ज़्यादा है, तो उस वजह से वो क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ा देगा। जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसमें बेसिकली सेक्रीफाइस कितने करने हैं यूनिट्स वाई के, एक एक्स को लेने के लिए 5, लेकिन वो कितने कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा एक्स से मिल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास MRS ज़्यादा है। जब MRS ज़्यादा होगा
तो वो गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा देगा। कंजम्पशन जो बढ़ा देगा तो अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, और लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसको अगर जब किसी गुड की कंजम्पशन बढ़ जाती है तो उससे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। जब सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इससे नीचे हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो लेस देन है प्राइस रेशियो। उसका मतलब ये कि जो उसको गुड एक्स से सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम है, और इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, कम से कम यूनिट्स वाई के सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि बेसिकली उसको सेक्रीफाइस करने हैं 5 यूनिट्स ऑफ वाई, लेकिन वो कितने करना चाह रहा है, 4, 3, 2। तो इसलिए ये हमारे पास जो है जब इसके एक्स के यूनिट्स भी कम हो जाएंगे तो दोबारा क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। जिस गुड की क्वांटिटी कम होगी उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। जब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली दोबारा वो कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इस तरह जो हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को यूज करते हुए इंडिविजुअल का जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जितने भी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के अंदर स्टडी किया था, आज की वीडियो के अंदर हमने उन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन कर दिया है, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ताकि आपको हर वीडियो के ऊपर अलग टाइम स्पेंड करने की बजाय एक ही वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।